हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कुछ संविधान सभा में जो समितियां बनी उनके अध्यक्ष कौन थे। इस पे हर परीक्षा में हर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, चाहे आईएएस का एग्ज़ाम हो, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे लेखपाल का एग्ज़ाम हो, SSC हो, SSC हो, बैंक हो, कोई भी हो। इससे एक आध क्वेश्चन बनना ही बनना है और ज़्यादातर बच्चे गलत करके चले। इस लेक्चर को आप एक दो बार देखिए, समझिए, आपको कुछ नई चीज़ें भी जानने को मिलेंगी जो आप अभी तक गलत करते रहे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, लिखा है संविधान सभा की प्रमुख समितियां। जैसे जब संविधान का निर्माण होने की शुरुआत हुई तो ये माना गया कि संविधान का निर्माण कोई एक चीज़ नहीं कर सकती है या कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसके लिए हमें कुछ लोगों की समिति तैयार करनी पड़ेगी और वही समितियां जो बन के तैयार हुई उन्हें कहा गया संविधान सभा की प्रमुख समितियां। इसमें आपको याद कौन कौन रखना है। एक थी संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति। दोनों समितियां जो थी इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दिमाग में बिठा लेना है। इससे ज्यादा पढ़ना भी नहीं, यही एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा। अब आगे चलते हैं। एक नियम समिति बनी। नियम समिति का मतलब इसमें जो रूल्स रेगुलेशंस थे उन चीजों को बताया गया नियम समिति में। फिर संचालन समिति बनी। संचालन समिति का मतलब कैसे चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा, कैसे संविधान बनने के बाद चीजें व्यवस्थित होंगी, तो उन चीजों का वर्णन जो किया गया वो संचालन समिति में किया गया। और नियम समिति और संचालन समिति दोनों के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप जानते हैं, पहले स्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर बात करें तो आप सब जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल एक चीज में बड़े एक्सपर्ट थे। क्या कि लोगों की कम्युनिटी, लोगों को कंबाइंड करने में बहुत होशियार थे। इसी होशियारी के लिए उन्हें मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों, जब मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों की बात आई तो वहां पर एक सलाहकार समिति बनाई गई। इस सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष बने वो बने सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस समिति के अलावा भी एक समिति बनी थी जिसका नाम था प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति का मतलब जितने भी प्रांत थे उन सबको कैसे संगठित किया जाए, इसके लिए यह समिति बनाई गई थी। और जो प्रांतीय संविधान समिति बनी इसकी अध्यक्षता भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही की। आपको याद रखना है, संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति दोनों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के लिए एक सलाहकार समिति बनी जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके अलावा प्रांतीय संविधान समिति बनी जिसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। दिमाग में रखना है यही, इससे बाहर समितियां नहीं पढ़ना है, इतनी ही समितियां पढ़नी है। 99% आप एग्जाम में करके आएंगे, गलत हो ही नहीं सकता। आगे चलते हैं। ये समिति बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है जिसका नाम है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का मतलब जो संविधान था उसका प्रारूप यानी ढांचा कैसे व्यवस्थित किया जाए उसके लिए एक समिति का गठन किया गया जिसे कहा गया प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन 20 अगस्त 1947 को हुआ। जी हाँ दोस्तों, 29 अगस्त 1947 को, 20 अगस्त 1947 को नहीं, 29 अगस्त 1947 को। जब 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हो गया तो इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा इसमें कुछ सदस्य और जोड़े गए, जैसे एन गोस्वामी अयंगर, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला और BL मित्र और DP खेतान। लेकिन इस समिति के चलते चलते आगे 1948 के करीब
ये जो डीपी खेतान थे इनकी मृत्यु हो गई, तो डीपी खेतान की जगह पर टीटी कृष्णमाचारी को लाया गया। लेकिन बीएल मित्र भी किसी तरीके से या कुछ भी समझिए ये भी इस समिति से अलग हो गए, तो इनकी जगह पर एन माधव राव को लाया गया। तो याद रखें, क्वेश्चन ये पूछा जाता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब बात करते हैं मूल अधिकार उप समिति। एक बनी थी मूल अधिकार के लिए उप समिति। उप समिति का मतलब होता है जैसे 4 लोग मेन समिति मुख्य समिति के मुखिया हैं और 2 लोग बनाए गए हैं कि निरीक्षण करके आओ बाहर से हमें बताओ, तो उसको उप समिति कहते हैं। ऐसी उप समिति बनी थी मूल अधिकार के लिए, जिसके अध्यक्षता की थी जेबी कृपलानी ने। एक बनी थी अल्पसंख्यकों के लिए उप समिति। इस अल्पसंख्यकों की उप समिति की अध्यक्षता एच.सी. मुखर्जी ने की थी, एच.सी. मुखर्जी ने। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आज की बात है वो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर बहुत बच्चे जैसे लूसेंट है, अदरवाइज बहुत सारी ऐसी किताबें जिनमें गलत लिखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, गलत लिखा हुआ है, उसको सही जानने की जरूरत है। हमने भी कई बार गलत पढ़ा और जब क्वेश्चन किया तो वो गलत हो गया, आयोग ने उसको गलत माना। जैसे आप समझिएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहाँ झंडा समिति का नाम लिया गया है। झंडा समिति दो नाम है, एक तो इसका झंडा समिति है, एक है तदर्थ झंडा समिति। झंडा समिति और एक है तदर्थ झंडा समिति। झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी बहुत लोग लगा के चले आते हैं, बल्कि गलत है ये, जेबी कृपलानी नहीं है झंडा समिति के अध्यक्ष। क्यों नहीं है जरा समझिए। 2 अप्रैल 1931 में कराची के अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो वहां पर एक समिति बनाई गई जिसे झंडा समिति कहा गया, और इस झंडा समिति की अध्यक्षता भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही की थी। और इसके अन्य सदस्य थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तारा सिंह और बी.डी. केलकर, हरिधरकर और पद्मवी सीतारमैया, ये लोग थे। उसके बाद में भी एक झंडा समिति आई जिसका नाम था तदर्थ झंडा समिति। तदर्थ झंडा समिति का गठन 23 जून 1947 को हुआ। 23 जून 1947 को हुआ। इसकी अध्यक्षता की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष थे और पहले अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनके अलावा इसमें सदस्य थे अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी और के.एम. मुंशी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों इसको आपको याद रखना है, किसी भी तरीके से नोट कर लीजिए। ये समझ लीजिए कि जितनी भी समितियां हैं उनका निचोड़ है। अगर आपको ये मालूम हो गया तो आपको किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। संविधान का स्रोत। संविधान के स्रोत का मतलब क्या है कि जो संविधान में जिन चीज़ों की व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे संवर्ती हो, चाहे उद्देशिका की भाषा हो, चाहे उद्देशिका का विचार हो, चाहे संसदीय प्रणाली हो, चाहे सदनों की संयुक्त बैठकों की बात करें, आपातकाल व्यवस्था की बात करें, मूल अधिकारों की बात करें, मूल कर्तव्यों की बात करें, ये अगर सही से देखा जाए तो भारतीयों की स्थिति को देखकर लिखा ही नहीं गया, बल्कि इसे तो दूसरे देशों से कॉपी कर लिया गया। और कुछ तो ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो वहाँ लागू नहीं की गई, वहाँ नहीं चल रही हैं, लेकिन उन्हें भारत में लागू किया गया। अब जरा आपको भी समझाते हैं कि अमेरिका का संविधान और भारत का संविधान, इसमें भी बहुत लोचा है। अलग अलग चीज़ें आप पाएंगे तुरंत। देखिए कहाँ से क्या लिया गया, हम लोग पहले ये जान लेते हैं, क्योंकि कंपटीशन में जो पूछा जा रहा है हम लोग सिर्फ उसी की चर्चा करेंगे। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं पहले ब्रिटेन की स्थिति, कि जो ब्रिटेन का संविधान है वहाँ से भारत के संविधान में क्या क्या जोड़ा गया। जैसे कि आप लिखा पाएंगे कि यहाँ पे संसदीय शासन पद्धति की व्यवस्था की गई। यानी
यहाँ पर जो शासन होगा वो संसद के हाथों में होगा। अब संसद कहाँ से आता है? चूंकि संसद को जनता चुनती है, क्योंकि यहाँ पे प्रत्यक्ष चुनाव होता है, तो जिन संसदों को जनता चुनती है वो जनता के लिए कानून बनाएंगे। तो ये बता दिया गया यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था होगी। इसके बाद में आप देखें लिखा है विधि शासन, यानी कोई घाची मुची शासन नहीं होगा कि कोई भी लागू कर दे, नहीं, जो संसद लागू करेगी वो कानून कहलाएगा और उसी कानून के हिसाब से व्यवस्थाएं की जाएंगी, उसी के हिसाब से शासन चलेगा। आगे देखें मंत्रिमंडलीय प्रणाली की व्यवस्था। मंत्रिमंडलीय, जैसे आप जानते हैं कि एक प्रधानमंत्री होता है और उसकी मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य होते हैं। जैसे एक मुख्यमंत्री होता है, उसके मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य होते हैं। तो ये तो सब आप जानते ही हैं, और नहीं जानते तो इनकी आगे चर्चा करेंगे। इसी को मंत्रिमंडल कहते हैं। इसमें जो इन मंत्रिमंडलों का मुखिया होता है, जिसे मुख्य नेता कहते हैं, वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होता है। अगर राज्य स्तर पर बात करेंगे तो मुख्यमंत्री होता है, और अगर एक केंद्रीय स्तर पर बात करेंगे तो प्रधानमंत्री होता है। फिर एकल नागरिकता की बात ब्रिटेन से ही, जो एकल नागरिकता की बात है ब्रिटेन के संविधान से ली गई। द्विसदनीय प्रणाली। द्विसदनीय प्रणाली मतलब एक तो केंद्र का दबाव होगा और दूसरे राज्य भी अपनी व्यवस्थाएं कर सकते हैं, तो इसे कहा गया द्विसदनीय प्रणाली। ये भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार। विधायी प्रक्रिया, संसद को विशेष अधिकार प्राप्त है। संसद संविधान के किसी भी अनुच्छेद में परिवर्तन कर सकती है, यहाँ तक कि मूल अधिकारों में भी परिवर्तन किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने के समय से ऐसा चला आ रहा है, कोई आज की नई बात तो है नहीं। लेकिन मूल अधिकारों को छेड़ना और उनमें परिवर्तन करना बड़ी टेढ़ी खीर होती है। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय बैठा हुआ है, उसका काम एक ही है, संविधान की रक्षा करना। संविधान में जो लिखा होगा उसी का वो पालन करेगा। तो वो सब आगे की बातें आगे बताएंगे आपको। अब आप देखिए यहाँ पे परमाधिकार लेख। परमाधिकार लेख भी ब्रिटेन के ही संविधान से लिया गया। तो ब्रिटेन के संविधान से इतनी चीजें जो कंपटीशन में पूछी जा रही हैं, इनको आपको याद कर लेना। क्या क्या? एक तो संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन होगा, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख। ओके गाइस, अब चलते हैं अमेरिका। अमेरिका में जो संविधान बना है, वहां पे जो राज्य हैं वो भी राज्यों का संघ है, लेकिन वहां जो राज्य मिले वो अपने आप मिलते चले गए, बढ़ते चले गए। तो हम कह सकते हैं कि अमेरिका का संविधान अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन है। मतलब अमेरिका ने कहा कि आप शामिल हो, आप जब अलग होना चाहना हम कर देंगे, लेकिन भारत का संविधान कहता है कि अगर आप एक बार इससे जुड़ गए, भारत से जुड़ गए, तो आप अलग नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है कि अविनाशी राज्यों का, विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन है। यहाँ जो अलग अलग मतलब जो स्टेट्स थे, अगर वो एक बार मिल गए तो उनका विनाश नहीं होगा, अलग नहीं किए जा सकते। तो यही अमेरिका के संविधान में और भारत के संविधान में अंतर है। वहाँ पर इसीलिए कहा जाता है कि संघीय व्यवस्था है, और अलग अलग तरीके की और भी अटकलें हैं जिनको सुलझाएंगे और आपको समझाएंगे भी। उद्देशिका का विचार। उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके नागरिकों को, ऐसे आगे लिखा हुआ है। तो ये जो विचार लिया गया ये भी अमेरिका से लिया गया। न्यायिक पुनरावलोकन, यानी सर्वोच्च न्यायालय किसी भी चीज पर उसका पुनरावलोकन कर सकता है, उसका निरीक्षण कर सकता है और किसी भी चीज को शून्य की स्थिति में डाल सकता है। शून्य की स्थिति वो स्थिति है कि अगर कोई भी चीज संविधान का उल्लंघन करती पाई गई या मूल अधिकारों का उल्लंघन करती पाई गई तो उसे हटा दिया जाएगा।
आगे देखिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी सर्वोच्च न्यायालय पर कोई आप संविधान अगर वो बचा रहा है तो कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई उंगली नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि न्यायपालिका पूर्णतः क्या है, स्वतंत्र है। ये जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है ये भी अमेरिका से ली हुई। मूल अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, मूल अधिकार जो कि हमारे पास है, फंडामेंटल राइट्स जिन्हें कहते हैं। आपको संविधान में जो 22 भाग हैं उनमें एक ऐसा भाग है जिसमें मूल अधिकार भी दिए गए हैं, आपको बताएंगे आगे। उपराष्ट्रपति का पद भी जो है वो अमेरिका से लिया गया। महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, उपराष्ट्रपति पे भी महाभियोग लगाया जा सकता है। तो ये महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, ये प्रक्रिया भी अमेरिका से ली गई। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया भी अमेरिका के ही संविधान से ली गई। तो अमेरिका के संविधान से उद्देशिका का विचार लिया गया, न कि भाषा ली गई थी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया अमेरिका के संविधान से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, महाभियोग और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको पद से हटाने की व्यवस्था भी अमेरिका के संविधान से की गई। आगे देखें आयरलैंड का संविधान। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जिसे कहते हैं नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व मतलब नीति बनाने की जो प्रक्रिया है, चाहे राज्य जो नीति बनाते हैं, जनता के लिए जो नीति बनाते हैं, उसकी जो प्रक्रिया है वो आयरलैंड से ली गई। राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति का चुनाव होगा, ये प्रक्रिया भी आयरलैंड से ली गई। राज्यसभा के कुछ सदस्यों के नामांकन के लिए, जो कि राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, ऐसे जो सदस्य थे ये इनकी व्यवस्था भी आयरलैंड के संविधान से की गई। फिर आता है कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था ली गई और राज्यपालों की जो नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, ये प्रक्रिया, ये पद्धति भी कनाडा के संविधान से ली गई। ऑस्ट्रेलिया का संविधान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से ऐसी चीजें ली गई जो कि कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज्यादा। जैसे आप देख रहे हैं व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। जैसे आप कहीं भी राज्य में व्यापार कर सकते हो, अपना पैसा लगा सकते हो, पूंजी लगा सकते हो, इसकी स्वतंत्रता दी गई आपको। तो ये जो लिया गया वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। उद्देशिका की भाषा, अभी हमने आपको बताया था कि उद्देशिका का विचार तो अमेरिका के संविधान से लिया गया, लेकिन उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। संयुक्त बैठकें, जो कि संसद है, संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधानमंडल जो कि राज्य स्तर पर होते हैं, इनकी जो संयुक्त बैठकें होती हैं जिसे राष्ट्रपति संबोधित करता है या उपराष्ट्रपति भी कर सकता है, राज्यपाल करता है स्टेट में, ये बैठकें भी कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। समवर्ती सूची का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समवर्ती सूची। जर्मनी के संविधान से आपातकाल की व्यवस्था की गई, लेकिन वित्त विभाग को छोड़कर, जो कि मतलब पैसे से संबंधित विभाग है, उसको छोड़कर बाकी चीजों पर आपातकाल की व्यवस्था जो है वो जर्मनी से की गई। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी लीगल कानून ही चलेंगे, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान से ली गई। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये लिया गया। अब आप याद रखें कि जो राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन होता है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया, और जो इनका निर्वाचन होता है, इनके निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो कहीं न कहीं आप देख रहे हैं तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, तो आपको याद रखना है। रूस की अगर बात करें तो रूस से बहुत इंपॉर्टेंट चीज ली गई है जिसे मूल कर्तव्य कहते हैं। मूल कर्तव्य रूस से लिए गए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। प्रस्तावना में न्याय किस आधार पर होना चाहिए, इसको समझ लीजिए। एक तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर न्याय मिलना जरूरी है।
उसके बाद आप देख रहे होंगे ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से ये बात ली गई कि जो भारत है वो राज्यों का संघ है। भारत ही राज्यों का संघ नहीं है, बल्कि राज्यों का संघ की जो व्यवस्था है वो यहाँ के ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम के द्वारा ली गई। तो उसी के हिसाब से भारत जो है वो राज्यों का संघ बन गया। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आप देखिएगा, बहुत मजा आएगा। जितना आपने पढ़ा है ये इस लेक्चर में, इससे आप कितनी आसानी से इन क्वेश्चनों को कर पाते हैं। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, अगर इन सब चीज़ों से आपका फ़ायदा हो रहा है तो आप अपने दोस्तों तक इनको पहुंचाएं, उनका भी फ़ायदा हो। उस हर मित्र के पास पहुंचाएं जो कंपटीशन के तैयारी में जुटा हुआ है। इसको पढ़ने से आप कुछ लिमिटेड चीज़ों को ही पढ़ के एक अच्छे से कंपटीशन को बीट कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उत्साह बढ़ाएं। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।